मेरे बेटे की आवाज़ फ़ोन पर गूंज रही थी। माँ, मैंने तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली कर दिया है, घर के पेपर्स भी बेच दिए हैं, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। कल मेरी शादी है, बाय। फ़ोन कट गया। मेरे हाथों में मोबाइल था, लेकिन वो गिरा नहीं। मैं हिली भी नहीं, रोई भी नहीं। बस मेरे होंठों पर एक मुस्कान आ गई, ऐसी मुस्कान जो तब आती है जब शतरंज में सामने वाला अपना आखिरी मोहरा चल देता है और उसे पता ही नहीं कि चेकमेट तो पहले से तैयार है। मेरा क्रश, जिसे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया, आज वो मुझसे कह रहा था कि उसने मेरी पूरी ज़िंदगी लूट ली है, और मैं मुस्कुरा रही थी। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बेटे को ये नहीं पता था कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आप हमारी कहानियाँ भारत किस शहर से सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कल्पना शर्मा की कहानी। रात के 8 बजे थे। मैं अपने रूम में कंप्यूटर के सामने बैठी थी। कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक बेडरूम का 3D डिज़ाइन चमक रहा था। मिसेज वर्मा को कल सुबह ये फाइनल डिज़ाइन भेजनी थी। वो मेरी सबसे बड़ी क्लाइंट थी इस महीने। 20 लाख का प्रोजेक्ट था। मेरी उम्र 56 साल है, लेकिन मेरी आंखें अभी भी उतनी ही शार्प थीं जितनी 20 साल पहले थीं, जब मैंने अपना इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बिजनेस शुरू किया था। मेरा नाम कल्पना शर्मा हूँ। पिछले 20 साल से मैं विधव हूँ। मेरे पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब कृष सिर्फ 8 साल का था और मैं अकेली रह गई थी, एक छोटे बेटे के साथ, बिना किसी मदद के। लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी। मैंने अपना छोटा सा इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम शुरू किया। पहले छोटे छोटे घरों का काम मिलता था, फिर धीरे धीरे बड़े प्रोजेक्ट्स आने लगे। आज मेरे पास दिल्ली के कुछ बेस्ट क्लाइंट्स हैं। मैं एक क्लाइंट का काम कर रही थी, तभी मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, कृष। मेरा इकलौता बेटा, मेरी धड़कन, मेरी ज़िंदगी, या कम से कम मैं कभी यही सोचा करती थी। मैंने फ़ोन उठाया। हाँ बेटा, बोलो। माँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए हैं, 2,50,00,000 रुपए, और साउथ दिल्ली वाला घर भी बेच दिया है। कल मेरी शादी है तानिया से। बाय माँ, टेक केयर। फ़ोन कट गया। सन्नाटा। बस मेरे कमरे के सीलिंग फ़ैन की आवाज़ गूंज रही थी। मेरे हाथ में फ़ोन था। मैं हिली नहीं, मेरी आंखों से एक आंसू नहीं गिरा। बस मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, एक ठंडी गहरी मुस्कान। क्योंकि मेरे प्यारे बेटे को क्या पता था कि मैं इसी दिन का इंतज़ार पिछले 6 महीने से कर रही थी। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। जुलाई का महीना था। मानसून की पहली बारिश हुई थी। शाम के 6 बज रहे थे। मैं किचन में चाय बना रही थी, तभी कृष घर आया। उसके साथ एक लड़की थी, लंबे बाल, गोरा रंग, डिज़ाइनर कपड़े। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन उन आंखों में कुछ अलग चमक थी। मैंने पहचान लिया था उस चमक को। माँ, ये तानिया है, मेरी गर्लफ्रेंड। हम शादी करना चाहते हैं, कृष ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा। मैंने मुस्कुराकर देखा था दोनों को। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत सुंदर है तान्या, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तान्या के चेहरे पर हैरानी आई थी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगी। कृष भी थोड़ा चौंका था। सच में माँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं बेटा, तुम खुश रहो, बस यही चाहती हूँ मैंने कहा था। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। मैंने तान्या की आंखें देखी थीं, मैंने उसके चेहरे के भाव पढ़े थे, और मुझे समझ आ गया था, ये प्यार नहीं था, ये कोई और खेल था। 2 हफ्ते बाद एक सुबह मेरी ईमेल आई थी। सब्जेक्ट लाइन में लिखा था, आपको सच्चाई जानना चाहिए। मैंने वो ईमेल खोला। अंदर कुछ स्क्रीनशॉट्स थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, और एक छोटा सा मैसेज था। आंटी, मैं तान्या की एक्स बेस्ट फ्रेंड हूँ। उसने आपके बेटे के साथ धोखा करने की प्लानिंग की है। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। पहली स्क्रीनशॉट खोली। व्हाट्सएप चैट थी कृष और तान्या की। तारीख थी 15 जून, यानी मुझसे मिलने से 1 महीना पहले। कृष ने लिखा था, डार्लिंग, मेरी माँ के पास बहुत पैसा है। फिक्स्ड डिपॉजिट में 2.5 करोड़ तो हैं, और साउथ दिल्ली का घर भी है। मार्केट वैल्यू 5 करोड़ से ऊपर है। बस इसी को टारगेट करना है। तान्या का रिप्लाई था, लेकिन बेबी, वो तुम्हें देगी कैसे? मेरा मतलब है, अभी तो वो हेल्दी है, उसे कुछ होने वाला नहीं जल्दी।
और तुम उसके इकलौते बेटे हो? वो शक कर सकती है। क्रिश का जवाब पढ़कर मेरी सांसें रुक गई थी। डोंट वरी बेबी, मैंने पूरा प्लान बना लिया है। पहले मैं उससे कहूँगा कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे पैसे ट्रांसफ़र करवाता रहूँगा। उसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स मेरे पास हैं। उस बुढ़िया को कुछ नहीं पता है। जब सब पैसे निकाल लूँगा तब एक दिन बस निकल जाऊँगा। वो करेगी भी क्या? किसके पास जाएगी? कोई रिश्तेदार भी नहीं है उसका। बुढ़िया। मेरे अपने बेटे ने मुझे बुढ़िया कहा था। जिस बेटे को मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा, जिस बेटे के लिए मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की, जिस बेटे को मैंने अकेले पाला था 20 साल, वो मुझे बुढ़िया कह रहा था। दूसरी स्क्रीनशॉट खोली। तान्या ने लिखा था, पर घर का क्या करोगे? क्रिश का जवाब था, घर के पेपर्स मेरे पास हैं। बोला था कि मुझे कुछ कानूनी काम के लिए चाहिए। उस पागल ने बिना सोचे दे दी। अब मैं जब चाहूँ बेच सकता हूँ। 5 करोड़ मिल जाएंगे आराम से। टोटल 7 करोड़ से ऊपर का गेम है बेबी। बस 6 महीने और, फिर हम दोनों सेटल हो जाएंगे। तान्या ने रिप्लाई किया था, आई लव यू बेबी। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल शांत था। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे। मैं उठी और किचन में गई। एक गिलास पानी पिया, फिर वापस अपने रूम में आ गई। मैंने एक डायरी निकाली और प्लान बनाना शुरू कर दिया। अगर मेरा बेटा सोचता था कि वो मुझे बेवकूफ़ बना सकता है, तो मैं उसे दिखाती कि असली बेवकूफ़ कौन है। मैं उसे सिखाती कि अपनी माँ को कभी कम आंकना नहीं चाहिए, खासकर उन माँओं को जिन्होंने अकेले ज़िंदगी की लड़ाई लड़ी हो। अगले दिन मैंने अपने पुराने दोस्त एडवोकेट रोहित मल्होत्रा को फ़ोन किया। वो मेरे पति के कॉलेज फ्रेंड थे, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, एक भरोसेमंद इंसान थे। रोहित, मुझे तुमसे मिलना है, अर्जेंट है, मैंने कहा। 2 घंटे बाद हम एक कॉफ़ी शॉप में बैठे थे। मैंने उन्हें सब बताया, हर एक डिटेल, हर एक स्क्रीनशॉट दिखाई। रोहित पहले तो हैरान हुए, फिर उनके चेहरे पर गुस्सा आया। कल्पना, ये तुम्हारा बेटा है, अपना खून है। तुम सच में इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहती हो? मैंने उनकी आंखों में देखा। मेरी आवाज़ बिल्कुल स्थिर थी। रोहित, जो अपनी माँ को सड़क पर फेंकने की सोचे, वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। अब वो सिर्फ एक धोखेबाज है, और धोखेबाजों को सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी आवाज़ में इतनी ठंडक थी कि रोहित चुप हो गए। उन्होंने समझ लिया कि मेरा फैसला फाइनल है। ठीक है कल्पना, बताओ क्या करना है, उन्होंने कहा। मैंने अपना प्लान समझाया। रोहित सुनते रहे। जैसे जैसे मैं बोलती गई, उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आती गई। कल्पना, तुम जीनियस हो। ये प्लान परफेक्ट है। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। पहला स्टेप, मैंने एक नया बैंक अकाउंट खोला, एक छोटे से प्राइवेट बैंक में, जिसका कोई रिकॉर्ड मेरे मेन बैंक से लिंक नहीं था। मैंने अपने असली पैसे वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, पूरे 2 करोड़ 80 लाख रुपये। फिर मैंने अपने पुराने अकाउंट में फ़र्ज़ी बैलेंस दिखाने का इंतज़ाम किया। रोहित की मदद से एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट को हायर किया। उसने एक नकली अकाउंट बना दिया, जिसमें 2.5 करोड़ का बैलेंस दिख रहा था, लेकिन असल में वो पैसे वहाँ थे ही नहीं, सिर्फ दिख रहे थे। दूसरा स्टेप, साउथ दिल्ली का घर। मैंने उसे अपने नाम से एक ट्रस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, लीगल पेपर्स बना लिए। क्रिश के पास जो पावर ऑफ अटॉर्नी थी, वो मैंने कैंसिल करवा दी थी, लेकिन उसे बताया नहीं। तीसरा स्टेप, मैंने एक नकली खरीदार अरेंज किया। रोहित के एक क्लाइंट को पैसे दिए। उसने क्रिश को फ़ोन किया, बोला कि वो घर खरीदना चाहता है, 5 करोड़ देगा कैश में। क्रिश खुशी से फूला नहीं समाया। उसे लगा कि उसकी प्लानिंग काम कर गई, कि अब वो अमीर बनने वाला है। लेकिन उसे क्या पता था कि वो जो घर बेच रहा था, उसके असली कानूनी कागजात उसके पास है ही नहीं। अगस्त का महीना चल रहा था। क्रिश ने बैंक से पैसे निकालने की कोशिश शुरू कर दी। पहले उसने 10 लाख निकाले, फिर 20 लाख, फिर 50 लाख। हर बार पैसे आसानी से निकल जाते थे, क्योंकि मैंने वो सब अरेंज किया हुआ था। मैं चुपचाप देखती रहती थी। जब वो घर आता तो मैं मुस्कुराकर पूछती, बेटा सब ठीक है ना? वो बोलता, हाँ माँ, बिल्कुल ठीक है, और मेरी आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं करता था। सितंबर आते आते उसने पूरे 2.5 करोड़ निकाल लिए थे, या कम से कम उसे ऐसा लगता था। असल में जो पैसे उसे मिल रहे थे, वो मेरे ही अरेंज किए हुए थे। एक अस्थायी लोन था, जिसकी गारंटी मैंने खुद दी थी। रोहित ने सारे पेपर्स तैयार कर दिए थे, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड था। हर एक चेक, हर एक ट्रांसफ़र, सब कुछ क्रिश के नाम पर था।
अक्टूबर में घर की डील फाइनल हुई। वो नकली खरीदार आया, उसके साथ 5 करोड़ का चेक था। क्रिश की आंखों में चमक थी, ऐसी चमक जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। पेपर्स साइन हुए, चेक मिला और क्रिश खुशी से पागल हो गया। उसने तुरंत तान्या को फ़ोन किया, बेबी हो गया काम, 5 करोड़ मिल गए, अब हम सेट हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि वो चेक बाउंस होने वाला था, कि अब उस पर धोखाधड़ी का केस बनने वाला था। नवंबर का दूसरा हफ्ता, क्रिश ने घर आकर बताया, माँ मैंने शादी की तारीख फाइनल कर दी है, 19 जनवरी को। एक छोटी सी सिंपल शादी होगी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, बहुत अच्छी बात है बेटा, कहाँ करोगे शादी? माँ मैं और तान्या गोवा जा रहे हैं शादी के लिए। वहीं एक प्राइवेट सेरेमनी होगी, सिर्फ हम दोनों। और मैंने पूछा। मेरी आवाज़ में कोई इमोशन नहीं था। क्रिश ने नज़रें झुका ली। माँ वो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, इतना लंबा ट्रैवल तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, तुम यहीं आराम करो, हम वापस आकर तुमसे मिलेंगे। मैं समझ गई थी उसकी असली प्लान क्या थी। वो गोवा जाकर शादी करेगा, फिर सारे पैसे लेकर कहीं गायब हो जाएगा और मैं यहाँ अकेली रह जाऊँगी, बिना पैसों के, बिना घर के। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने कहा था। क्रिश हैरान था। शायद उसे उम्मीद थी कि मैं रोऊंगी, कि मैं मिन्नतें करूंगी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। दिसंबर में क्रिश घर से निकल गया। उसने अपना सारा सामान पैक किया। मैंने इस बीच अपनी तैयारियां पूरी कर ली थीं। रोहित के साथ मिलकर सारे कानूनी कागजात तैयार किए, पुलिस में कंप्लेंट का लेटर तैयार किया, कोर्ट में केस फाइल करने की तैयारी की। और 18 जनवरी की रात क्रिश ने मुझे वो फ़ोन किया था जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। 19 जनवरी सुबह के 9 बजे थे। मेरा फ़ोन बजा, नंबर था अननोन। मैंने उठाया। हेलो मिसेस शर्मा? एक आदमी की आवाज़ थी। जी बोलिए, मैं इंस्पेक्टर राजेश कुमार बोल रहा हूँ, साउथ दिल्ली पुलिस स्टेशन से। क्या आप क्रिश शर्मा की माँ हैं? जी हाँ, मैंने कहा। मैम आपके बेटे के खिलाफ एक शिकायत आई है, प्रॉपर्टी फ्रॉड की। उसने एक घर बेचा है जो उसका था ही नहीं और ख़रीदार को फर्जी पेपर्स दिए हैं। क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? मैंने गहरी सांस ली। ऑफिसर साहब, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर मेरे बेटे ने कुछ गलत किया है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अब मैं स्टेशन आ रही हूँ। 1 घंटे बाद मैं पुलिस स्टेशन पहुँची। रोहित मेरे साथ थे। इंस्पेक्टर ने सारी डिटेल्स बताईं। मैम हमें आपके बेटे को अरेस्ट करना होगा, इंस्पेक्टर ने कहा। जो सही है वो करिए ऑफिसर, मैं अपने बेटे के गलत कामों में उसकी मदद नहीं कर सकती, मैंने सीधे शब्दों में कहा। दोपहर को क्रिश को गोवा से अरेस्ट किया गया। उसकी शादी रुक गई, तान्या वहीं छोड़कर भाग गई। शाम तक क्रिश दिल्ली लाया गया। 20 जनवरी की शाम मुझे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया, मैम आपका बेटा आपसे मिलना चाहता है। मैं पहुंची स्टेशन, लॉकअप के सामने खड़ी थी। अंदर क्रिश बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आंखें धंसी हुई थीं, बाल बिखरे हुए थे। उसने मुझे देखा तो रोने लगा। माँ मुझे यहाँ से निकालो प्लीज़ माँ, मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दो। मैं खड़ी रही चुपचाप, मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। माँ प्लीज़, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम मुझे यहाँ नहीं छोड़ सकती। मैंने धीरे से बोलना शुरू किया। मेरी आवाज़ बिल्कुल स्थिर थी। क्रिश तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ कैसे छोड़ सकती हूँ, तो मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम मुझे सड़क पर कैसे फेंक सकते थे? क्रिश की आंखें फटी की फटी रह गईं। हाँ क्रिश, मुझे सब पता था। तुम्हारे और तान्या के बीच हुई सारे चैट्स मुझे मिल गई थी 6 महीने पहले। मुझे पता था कि तुम क्या करने वाले हो। क्रिश का मुंह खुला रह गया। लेकिन माँ, लेकिन क्या क्रिश? मैंने बीच में रोका। तुमने सोचा था कि मैं एक बेवकूफ़ बुढ़िया हूँ, कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम गलत थे। मुझे सब पता था। नहीं माँ, नहीं, ये तुम नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा बेटा हूँ। क्रिश चीख रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखा। मेरी आवाज़ में दर्द नहीं था, बस एक ठंडा गहरा खालीपन था। क्रिश, जिस दिन तुमने मुझे सड़क पर फेंकने की सोची, उस दिन तुम मेरे बेटे नहीं रहे। अब तुम सिर्फ एक अजनबी हो, एक धोखेबाज हो, और मैं अजनबियों के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करती।
मैं मुड़ी और चलने लगी। माँ रुको, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, मैं बदल जाऊँगा, प्लीज़ माँ। कृष की चीखें गूंज रही थी, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे कदम थमे नहीं। मैं बाहर निकल गई। 3 महीने बाद, अप्रैल का महीना था। कोर्ट रूम में सुनवाई चल रही थी। मैं विटनेस बॉक्स में खड़ी थी। कृष बेंच पर बैठा था। उसका चेहरा और भी ज़्यादा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में अब वो घमंड नहीं था, बस डर था, सिर्फ डर। जज साहब ने मुझसे पूछा, मिसेस शर्मा, आप अपने बेटे के खिलाफ गवाही दे रही हैं, क्या आप पूरी तरह सुनिश्चित हैं? मैंने सीधे खड़े होकर जवाब दिया, जी हाँ योर ऑनर, मैं पूरी तरह सुनिश्चित हूँ। मेरे बेटे ने मेरे साथ धोखा किया। उसने मुझे बेघर करने की कोशिश की, और सबसे बड़ी बात, उसने एक मासूम व्यक्ति के साथ प्रॉपर्टी फ्रॉड किया। उसे सज़ा मिलनी चाहिए। जज ने सारे सबूत देखे, सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े, फिर अपना फैसला सुनाया। कृष शर्मा को प्रॉपर्टी फ्रॉड के जुर्म में 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है, साथ ही 50 लाख रुपये का जुर्माना, जो पीड़ित पक्ष को दिया जाएगा। कृष की आंखों से आंसू बह निकले। वो मेरी तरफ देख रहा था। उसकी निगाहों में याचना थी, लेकिन मैंने नज़रें नहीं मिलाई। कोर्ट से बाहर निकलते हुए रोहित ने कहा, कल्पना, तुमने सही किया। मैंने मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान खुशी की नहीं थी। वो मुस्कान जीत की भी नहीं थी। वो मुस्कान बस एक ठंडे, खोखले एहसास की थी। कृष की गिरफ्तारी के बाद तान्या गायब हो गई थी, लेकिन पुलिस ने उसे भी ढूंढ निकाला। वो मुंबई में छुपी हुई थी, किसी और अमीर आदमी के साथ, उसका नया शिकार। जब उसे पकड़ा गया तो पता चला कि ये उसका पहला केस नहीं था। पहले भी वो 2 लोगों को ठग चुकी थी, अमीर बूढ़े लोगों को। उनके पैसे लूटकर भाग गई थी। उस पर भी केस चला और उसे 3 साल की सज़ा मिली। कृष ने जब ये सुना तो टूट गया। उसे समझ आया कि तान्या ने उसे भी बेवकूफ़ बनाया था। वो सिर्फ पैसों के पीछे थी। कृष से उसे कोई प्यार नहीं था। अक्टूबर का महीना था। मैं अपने नए ऑफिस में बैठी थी। पहले मैं घर से काम करती थी, लेकिन अब मैंने एक छोटा सा ऑफिस ले लिया था। 2 असिस्टेंट्स भी हायर किए थे। मेरा बिजनेस बढ़ रहा था। 56 साल की उम्र में मैं फिर से नए सिरे से शुरुआत कर रही थी। मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ थी, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे थे, लेकिन मेरी आंखों में चमक थी, मेरे कदमों में ताकत थी। मैंने अपना असली फ्लैट किराए पर दे दिया था और खुद एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी। मुझे बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं थी, बस सुकून की ज़रूरत थी। शामों को मैं पार्क में वॉक करने जाती थी। वहाँ कुछ और सीनियर सिटीज़न से दोस्ती हो गई थी। हम साथ बैठते, चाय पीते, बातें करते। ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। कभी कभी कृष की याद आती थी, वो छोटा सा बच्चा जो मेरे पल्लू पकड़कर चलता था, जो मुझे मान कहकर पुकारता था। लेकिन फिर मुझे वो चैट्स याद आ जाते, बुढ़िया शब्द याद आ जाता, और फिर दिल सख्त हो जाता। कृष ने सोचा था कि वो मुझे तोड़ देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो औरत अकेले एक बच्चे को पाल सकती है, वो औरत कभी नहीं टूटती, वो सिर्फ और मजबूत होती जाती है। मैंने एक सबक सीखा है कि ममता एक औरत की ताकत है, लेकिन अंधी ममता एक औरत की कमज़ोरी बन सकती है। कि अपने बच्चों से प्यार करना अलग बात है, और उन्हें अपने ऊपर हावी होने देना अलग बात। मैंने अपने आप को बचाया, मैंने अपनी इज्जत बचाई, मैंने अपनी ज़िंदगी बचाई, और आज जब मैं आईने में ख़ुद को देखती हूँ तो मुझे एक मजबूत औरत दिखती है। एक ऐसी औरत जिसने अपने सबसे बड़े दर्द से लड़ाई लड़ी और जीती। कृष ने सोचा था कि वो मुझे तोड़ देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो औरत अकेले एक बच्चे को पाल सकती है, वो औरत कभी नहीं टूटती, वो सिर्फ और मजबूत होती जाती है। आज मैं कल्पना शर्मा हूँ, 59 साल की, लेकिन मेरी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मेरी कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि ज़िंदगी उम्र से नहीं, हौसलों से नापी जाती है, और मेरे हौसले अब भी बुलंद हैं। मेरे सपने अब भी ज़िंदा हैं, और मेरी ज़िंदगी अब भी मेरी अपनी है। तो दोस्तों, ये थी कल्पना शर्मा की कहानी। एक ऐसी माँ की कहानी जिसने अपने बेटे के धोखे का जवाब अपनी ताकत और समझदारी से दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह भी बताएं कि आप हमारी कहानियाँ किस शहर से सुन रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी घटनाएं या अनुभव हुए हैं जिसे आप चाहते हैं कि हम कहानी के रूप में सबके सामने लाएं, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।